मित्रों, एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री जो है आज की तारीख में उच्च कोटि की मानी जाती है। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस तैयार हो रहे हैं लोगों की परेशानियों को खत्म करने के लिए। चाहे वो बिजनेस कितना भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी प्रोसेस हमेशा कॉम्प्लेक्स ही रहेगी, जिसमें हार्ड वर्क तो लगता ही है, उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत लग जाता है। और इसी वजह से क्लाउड सॉफ्टवेयर बिजनेसेस जो है वो हर चार्ट को टॉप करते हैं मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं वो प्रैक्टिकली एफिशिएंट तो होते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी बनती है स्केल अप की। आप स्केल कर सकते हैं इसे बड़ी आसानी से, और वो भी कम टाइम में। जबकि मैंने देखा ज्यादातर लोग जो है वो सैस आइडिया लेके आते हैं बिना फिजिबिलिटी को जाने। क्योंकि अगर आपको सैस स्टार्टअप में प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सैस किस बारे में होता है। ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2025 तक 85% एप्स जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज करी जाएंगी बिजनेसेस द्वारा। जो कि वो एप्स होंगी वो सैस बेस्ड एप्स होंगी, जिससे आइडिया इम्प्लीमेंट और समझने में भी आसानी होगी। तो आपको कुछ ऐसे आइडियाज तो मैं बताऊंगा ही, उसी के साथ साथ रीजन भी बताऊंगा क्यों आपको सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी चाहिए और क्यों हम खोलें ये स्टार्टअप आइडियाज, कितनी है इनकी डिमांड, कंपटीशन क्या है, वो सब जानेंगे। और यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपका देखने का नजरिया बदलेगा सैस स्टार्टअप के प्रति। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को जरा सी एक हिम्मत देनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन बजाना होगा अगर ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले चाहिए तो। वो तो आप कर ही देंगे, लेकिन क्यों हमें खोलना चाहिए एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी? इसके एक नहीं दो नहीं, मैं 5 रीजन बता सकता हूँ। लो एंट्री कॉस्ट, क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर की कम से कम जरूरत लगती है और इनिशियल डेवलपमेंट में कॉस्ट कम लगती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है प्री कैलकुलेटेड कॉस्ट, यानी आज आप अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीदें तो आपको पता रहेगा कि इसकी प्राइस भी इसी तरीके की रहेगी अगले महीने भी या अगले साल भी, तो आप प्री कैलकुलेट कर सकते हैं उसे। तीसरा स्केलेबिलिटी, सैस प्रोडक्ट को स्केल करना उतना ही आसान है जितना पेंसिल को शार्पनर से छोटा करना। और ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपका ब्लेड मजबूत होना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा सैस प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। ब्लेड का यहाँ पर मतलब जो मैंने पहले इस वीडियो में बताया, कमेंट करके बताइए हमें। खैर, चौथा रीजन आता है मेंटेनेंस। हर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे हम एक राइट मेंटेनेंस सिस्टम रखें अपनी इंडस्ट्री के अंदर। और बहुत से स्टार्टअप तो सिर्फ मेंटेनेंस के चक्कर में ही फेल हो जाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स में ये खासियत है कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर पे ही मेंटेनेंस आपको करना है, उसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सारी, तो आप आराम से टेबल के ऊपर पैर रख के बैठ सकते हैं। और पांचवा सबसे बड़ा रीजन ग्लोबल एक्सेस। अब मैं आपको कुछ ट्रेंड्स के बारे में बताता हूँ जो आपको बहुत मदद करेंगे एक सैस स्टार्टअप के लिए, एक मार्केट रिसर्च के लिए। ये चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है जहाँ पर वर्ल्ड वाइड पब्लिक क्लाउड सर्विस रेवेन्यू फोरकास्ट के बारे में आपको बताया गया है। और अगर आप टोटल मार्केट के ऊपर नजर डालें तो 145 से लेकर ये 278.3 बिलियन डॉलर तक गया है। तो यहाँ मामला तो सेट हो जाता है कि ट्रेंड मौजूद है और बढ़ रहा है तेजी से। सैस इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट के लिए भी मानी जाती है और बिजनेस को एक रिलायबल प्लेटफॉर्म के तरीके से देखा जा सकता है अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है तो। अगर इस हिसाब से चला तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 143 बिलियन डॉलर्स और ज्यादा आगे जाएगा 2022 में। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, अगर आप सैस बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो राइट डिसीजन हो सकता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। चलिए नए आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं जो सैस इंडस्ट्री में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इन आइडियाज को जानने से पहले आपको 4 चीजें के बारे में 100% पक्का पता होना ही चाहिए। पहला ये जानना आपकी इवॉल्विंग मार्केट है या नहीं। तो अपने सैस के लिए आप आउटडेटेड मार्केट्स को ना चुने, इसलिए आपको इवॉल्विंग मार्केट्स के बारे में सोचना होगा। दूसरा, आपको अपनी एक्सपर्टीज फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल गेट्स एक टेक्निकल पर्सन है तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट भी कर दिया था अपने आइडिया को, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज थी उस चीज में। तो आप भी किसी न किसी चीज में अच्छे होंगे और हर चीज में पोटेंशियल होता है, बस नजरिए की है बात। दूसरा है सजेशंस। सुन लो तो बहुत ही अच्छा है, ना सुनो तो अमल तो जरूर कर लेना। और एक अच्छी ऑनलाइन रिसर्च। मैं आपको मार्केट एनालाइज करने को नहीं बोल रहा, मैं ऑनलाइन रिसर्च करने को बोल रहा हूँ आपके ही प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि आफ्टर ऑल एक आप सैस स्टार्टअप ओपन करने जा रहे हैं। खैर, बढ़ते हैं अपने 5 स्टार्टअप आइडियाज की तरफ। और ये 5 आइडियाज होने चाहिए आपके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के अंदर 2021 में, जिससे आप एक सैस स्टार्टअप को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पहला आइडिया आता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, लैंडलॉर्ड्स, यूजर्स और टेनेंट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हों, जैसे कि ऐपफोइलो और बिल्डियम। कुछ ऐसे एप्स हैं जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को ला चुके हैं अपने स्टार्टअप्स के अंदर। देखिए, प्रॉब्लम ये आती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जो है उनका बहुत ही वास्ट डाइवर्स पोर्टफोलियो रहता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। उन्हें डील करनी पड़ती है यार मल्टीपल प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के साथ, और उसके साथ साथ उन्हें लीगल मैटर्स भी देखने पड़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये आता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर से अकेले मिलने के बजाय क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जो सारी इन्वेस्टमेंट्स का डेटा कलेक्ट कर सके, जिसमें हर इन्वेस्टमेंट का अवेलेबल और एक्सेसिबल
डेटा हो, जिससे इन्वेस्टर्स को तो मदद मिलेगी ही, ब्रोकर्स को भी मदद मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर आप ट्रांजैक्शन और लीगल मैटर्स को भी जोड़ दें तो ये काफी मजेदार आइडिया लगता है। अगर कंपटीशन की बात करूं मैं, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऐप मार्केट में नई है और मार्केट के बजाय और डेवलपमेंट स्टेज पर है, तो एक नई तरीके का बिजनेस आपका खुल जाएगा और इसमें ज्यादा डिफिकल्टी का लेवल भी नहीं है। शर्त है आपका रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। दूसरे ऐप का आइडिया आता है वो है वर्कफोर्स मैनेजमेंट। देखो यार, वर्क फ्रॉम होम जो है वो एक नया नॉर्मल डेली का रूटीन बन चुका है और कोविड के आने के बाद तो यही स्थिति है और अभी भी बनी हुई है। लेकिन काम को मैनेज करना और वर्क फोर्स को मैनेज करना, दोनों को डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा है। स्लैक और आसाना जैसे कुछ टूल्स हैं जो कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आसान बैठते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्कफोर्स रिलेटेड जितने भी टास्क थे जिनको मैनेज करना था वो अब डिफिकल्ट हो गए हैं, इतना ज्यादा डेटा होने की वजह से। कंपनी बेहद ही स्ट्रगल कर रही है अपना पेरोल बेचने के लिए, टाइम और लेबर को एडजस्ट करने के लिए, बेनिफिट्स के लिए, नॉलेज और थोड़े एनालिसिस करने के लिए। इसलिए आप देखते होंगे बहुत से CRM टूल्स भी हैं अब मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही यही है, एक ऐसा ऐप जो HRM डेटा को मैनेज कर सके और उनसे कमियां निकालकर उसे सॉर्ट आउट कर सके। वही काम होता है CRM टूल्स का। हम इसे HRM टूल भी बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टूल्स। अगर कंपटीशन की बात करें तो मार्केट में कंपटीशन है, लेकिन वो पुराने पार्टिसिपेंट्स के साथ है आपका, और अब जो है नई टेक्नोलॉजी और डीप एनालिटिकल स्किल्स की वजह से ये और तेजी से ग्रो होता जा रहा है। तीसरा आइडिया है जर्नलिंग। देखो यार, जो घर पे काम कर रहे हैं ना, उन्हें पता है कि कितनी मुश्किलें आती हैं प्रोडक्टिविटी के आउटपुट निकालने के लिए। जर्नलिंग भले ही पुराना तरीका लगे, लेकिन इनोवेटिव तरीका है ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करने के लिए, और लोगों को बहुत पसंद है अपने दिनों के बारे में लिखना। लेकिन क्या हो अगर हम इसे ओल्ड ट्रेडिशन को डिजिटलाइज कर दें? प्रॉब्लम ये है कि लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए लिखने और अपने आइडियाज को सिक्योर और सेफ रखने के लिए, वो उनको मिल नहीं पा रहा। अगर ऐसा एक ऐप हो जो सेम फंक्शनैलिटी के साथ है, जिसमें फिजिकल जर्नल का मजा आए विदाउट वेस्टिंग पेपर और इंक, और एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा, ये बड़ा ही यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसपे आप सोच सकते हैं। क्योंकि अगर कंपटीशन की बात करें तो ये एक बिल्कुल ही इनोवेटिव आइडिया है और इसका कंपटीशन जो है वो आसानी से बीटेबल है। और अगर आप डिमांड की बात करें तो नोशन नाम का एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर के अंदर, जो अकेले ही मिलियन डाउनलोड्स तक पहुंच चुका है और जिसकी वैल्यू $2 बिलियन तक पहुंच चुकी है। चौथा आइडिया आता है क्लाउड ERP। देखो, ERP सिस्टम जो है वो ऑपरेट करते हैं क्लाउड के ऊपर, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता नेटिव डेटाबेसेस पर। और अगर एक ऐसा ऐप हो जो ERP इकोसिस्टम को रेवोल्यूशनलाइज कर सके, दिक्कत ये आती है कि कंपनीज को जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है मिलियंस ऑफ डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और ERP सिस्टम इसमें यूज किया जाता है। यानी सिंपल भाषा में आप यही कह सकते हैं, ERP सिस्टम के लिए आपको अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा सर्वर लेस क्लाउड ही बना दो ERP सिस्टम का, जिसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ना पड़े। कंपटीशन की अगर बात करूं तो ओरेकल, जिनका हाल ही में एक टूल आया ओरेकल नेटसूट, क्योंकि इसकी डिमांड ग्लोबल है और लोग चाहते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें। मैं ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ। इंडिया में क्या सीन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पांचवा और आखिरी आइडिया है वो दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का है। ना ये वो लाइव स्ट्रीम नहीं है जो आप समझ रहे हैं। लाइव स्ट्रीम के साथ साथ UI UX का इस्तेमाल फोन के अंदर। और ये क्यों और कैसे है? क्योंकि दिक्कत यही आती है जब आप लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, जैसे ट्विच और बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स। वो मोबाइल का ऑप्शन तो देती है आपको लाइव स्ट्रीम करने के लिए, लेकिन उनके पास कोई चॉइस एक्स्ट्रा नहीं रहती। वो कस्टमाइज नहीं कर सकते उस तरीके से मोबाइल फोन के अंदर। कस्टमाइज की बात तो दूर है, वो इतने हैवी होते हैं कि लाइव स्ट्रीम भी लैग करने लगती है। तो आप एक मिनिमलिस्टिक UI UX बनाएं जो कि प्रोवाइड करता है लाइव स्ट्रीमिंग को मोबाइल फोन्स के अंदर अलग ऑप्शन के साथ, यानी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में और पिन करके बता दूंगा अगर आप पूछेंगे तो, क्योंकि इसके बाद मैं कोशिश करने वाला हूँ कि 20 आइडियाज भी आपको ऐसे बताऊं। तो अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं जरूर वो वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ आइडियाज ही जानने हैं और नए, तो 4 आइडियाज मैंने आपको लेफ्ट वाली वीडियो में बताए हैं और बाकी के आइडियाज मैंने राइट वाली वीडियो में बता दिए हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।